मध्य प्रदेश में इस बार ग्रामीण इलाकों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। ऐसे में इसके गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। अब हम आपको 2018 का ट्रेंड भी बताते हैं। आखिर 2018 में ग्रामीण क्षेत्रों के नतीजों ने कैसे बीजेपी कांग्रेस के सियासी समीकरण को बनाया और बिगाड़ा था। एमपी में कुल ग्रामीण सीटें 126 हैं। 2018 में बीजेपी को 40% यानी कि 57 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में सीटों की संख्या 87 थी। इसी तरह कांग्रेस को 41% यानी 68 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में सीटों की संख्या 38 थी। तो वहीं अन्य दलों को 2018 में 3% और 2013 में 4% सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 230 सीटों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद अब जो वोट प्रतिशत के ट्रेंड आ रहे हैं, उसने कांग्रेस बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल इस बार आदिवासी सीटों पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। कई जगह तो 90% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। 2018 में आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ गया था, लेकिन इस बार के जो वोटिंग ट्रेंड आए हैं, उसे लेकर कांग्रेस बीजेपी अपना अपना आकलन कर रही है। रिपोर्ट आप देखिए। एमपी की आदिवासी सीटों पर ज्यादा वोटिंग। आदिवासियों का सपोर्ट बनाएगा सत्ता का किंग। जी हां, इस बार शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा हुई है। उनमें भी आदिवासी बाहुल्य माने जाने वाली सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। यही वजह है कि अब आदिवासियों के वोट प्रतिशत का सियासी विश्लेषण भी शुरू हो गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग का सियासी समीकरण बता देते हैं, फिर मौजूदा वोटिंग के प्रतिशत का भी विश्लेषण बताएंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के सियासी समीकरण की बात करें तो एमपी में 230 में 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें हासिल हुई थी। उपचुनाव के बाद 28 कांग्रेस और 18 सीटें बीजेपी के पास हो गई थी। इसके अलावा एमपी में 29 सामान्य सीटों सहित 76 पर आदिवासियों का काफी प्रभाव है। एमपी में 29 लोकसभा सीटों में 6 एसटी के लिए रिजर्व हैं और 6 एसटी रिजर्व लोकसभा सीटों में से सभी बीजेपी के पास हैं। एमपी में करीब 22% से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद है। यही वजह है कि इस वर्ग के कम या ज्यादा वोटिंग के मायने निकाले जाते हैं। 23 के दंगल की बात करें तो इस बार आदिवासी क्षेत्रों में 85 से 90% तक वोटिंग हुई है। आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 47 सीटों पर बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। 2013 में आदिवासी सीटों पर 6% ज्यादा वोटिंग हुई थी और 2018 में आदिवासी सीटों पर 5% तक मतदान प्रतिशत बढ़ा। इस बार आदिवासी बाहुल्य 15 सीटें ऐसी जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। बहरहाल अब आपको टॉप 10 आदिवासी वाले इलाकों में वोटिंग का ट्रेंड दिखाते हैं। सैलाना में 90.10% वोटिंग हुई तो अमरवाड़ा में 88.63%, बरघाट में 86.63%, तो थांदला में 86.97% मतदान हुआ। पांढुर्ना में 86.21% मतदान, तो रतलाम ग्रामीण में 86.20% वोटिंग हुई। जुन्नार देव में 85.63%, बैहर में 85.16% और टिमरनी में 84.61% मतदान हुआ। 2018 में भी रतलाम के सैलाना में सबसे ज्यादा 89.13% मतदान हुआ था। बहरहाल ओवरऑल आदिवासी वोटों की बात करें तो पिछली बार के चुनाव की तुलना की जाए तो जब आदिवासियों का वोट प्रतिशत बढ़ा था तो प्रदेश में सरकार पलट गई थी। देखिए, आदिवासियों में जिस तरीके से जागरूकता बढ़ी है, जिस तरीके से कंपटीशन होने लगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की 47 सीटें ऐसी जो सरकार का रास्ता तय करती हैं, तो दोनों दलों ने वहाँ मेहनत की है। गांव गली में, कूचे में, सब जगह। और देखिए, निर्वाचन आयोग भी लगातार मेहनत करता है, लोगों को जागरूक करता है कि साहब ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा से ज्यादा लोग बूथ तक पहुंचे। लेकिन अब जहां तक फायदे का सवाल है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कमजोर होने से ये वोट किस तरफ जाएगा, ये देखने वाली बात है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब से कमजोर हुई है तो कांग्रेस को फायदा पिछली बार हुआ था, 13 में से 11 सीटें जीती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव खेला है कि 11 में से जो 2 लोग भी जीते थे उनकी भी टिकट बदल दी है। तो 13 सीट पे नए चेहरे हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा चेहरा उन्होंने उतारा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चलकर अपने कुछ वोट अपनी ओर रिझाने का प्रयास किया। इस बार कांग्रेस बीजेपी की ओर से दिग्गजों ने भी आदिवासी सीटों पर खूब प्रचार किया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटंगी, शहपुरा, सेंगवा, श्योपुर, आमला में, तो राहुल गांधी ने राजपुर, टिमरनी और प्रियंका गांधी ने कुक्षी जैसे आदिवासी सीटों पर प्रचार किया। तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने भी 30 से ज्यादा आदिवासी सीटों पर जाकर प्रचार किया। इस बार आदिवासी भाइयों ने बेहतर सरकार चुनने के लिए मतदान किया है और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए मतदान किया है। कांग्रेस उनसे झूठे वादे करती रही लेकिन उनके लिए किया कुछ नहीं। अब सरकार ने जो योजना बनाई उसका लाभ आदिवासी भाइयों को मिला, चाहे पक्के मकान हो, शौचालय हो, हर घर नल जल योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, लाडली बहना योजना हो, पैसा जैसा एक्ट उनको दिया और आदिवासी भाइयों को जो वन उपज है उस पर भी एमएसपी का प्रावधान किया गया। तो आदिवासी भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और निश्चित ही भारी बहुमत से हम वहां विजय होंगे। देखिए, आदिवासी बिल्कुल हाशिए पर पिछले 18 साल में अपने आप को देखते आ रहा है। जिस प्रकार से शिवराज सिंह ने उनकी अनदेखी करी है, उनके जो काम रहे हैं उसको लेकर नाफरमानी करी है, जो उनकी अपेक्षाएं रही एक आदिवासी के बतौर सरकार से, उसको दरकिनार शिवराज सिंह सरकार ने जो किया है उसको लेकर वो बेहद पीड़ा में है। और उन्होंने 18 वर्षों के दौरान इनके सारे क्रियाकलापों को देखा है। वो सारे क्रियाकलाप जो है वो आदिवासी की नजरों में शिवराज सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और यकीनन तौर पर जिस प्रकार से बेतरतीब तरीके से बड़ी तादाद में जो आदिवासी वोटर निकला है वह सरकार बदलने निकला है। माननीय कमलनाथ जी को वो अपना मुख्यमंत्री मान चुका है। मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी रिजर्व सीटों के अलावा 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटरों की संख्या 25% से ज्यादा है। साल 2008, 2013 और 2018 के आंकड़े यही बताते हैं कि आदिवासी वोटरों ने जिस दल की तरफ एक तरफा वोटिंग की है, सरकार उसी की बनी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय हमेशा से राजनीति का एक बड़ा फैक्टर रहा है। आदिवासी जिस ओर गया है वही राजनीतिक दल मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर बैठा है। 2013 में ये परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया था, तो 2018 में आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दे दिया था। अब 2023 में भी एक बार फिर आदिवासी सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है, जिसने कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। देखना यह होगा कि 3 दिसंबर के दिन आदिवासी समुदाय का हाथ किस ओर जाता दिखाई देता है।